चलिए, तो कल हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, आज हम उसी से आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम उसको एक बार देख लेंगे कि हमने क्या क्या किया था और एक बार फिर से समझ लेंगे। और जो हमने कल किया था उसी पे आधारित कुछ एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, तो उसको भी देख लेंगे लगे हाथ, ताकि हमें कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। ठीक है। और रही बात एंग्जाइटी की, तो हार तब होती है जब मान लिया जाता है। शकील अहमद का एक शेर है, वो कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बजाइए। अरे बजाना है, इतना इसमें क्या है, ऐसे देख के शर्माओ मत। देखिए, दो तीन चीजें जरूरी है आपके साथ, दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक तो खुश रहना, और दूसरा जिस तरह से भी अपने आसपास के वाइब्स को पॉजिटिव क्रिएट मतलब ला देना पॉजिटिविटी में, यह बेहद जरूरी है। ठीक है। और तैयारी के दौरान जरूरी है कि आप अपने आप को सकारात्मक रखें। शुरू करें। कल देख लीजिए, हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। ठीक है। तो फिजिक्स में हमने बताया था कि क्या है ये, तो कोई भी मैटर है और एनर्जी जब एक साथ काम करती हैं तो क्या कहलाता है, फिजिक्स। फिर हमने कहा था फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में जिक्र किया था। आपको याद है, फादर ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले गैलीलियो का नाम लिया था हमने, गैलीलियो। फिर उसके बाद दूसरा में हमने नाम लिया था न्यूटन, और लास्ट में आइंस्टीन का नाम लिया था हमने। इन तीनों लोगों ने फिजिक्स के दुनिया में सबसे बेहतर काम किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी और उस दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमा की खोज कर दी थी। सबसे पहले 19 वर्ष की आयु में 1667 ईस्वी में इन्होंने पेंडुलम का परिकल्पना कर लिया था। जिस वर्ष में हम कुछ भी नहीं कर पाते, उस वर्ष में यह देश पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए जाने गए। पेंडुलम की खोज कर दी, परिकल्पना कर दी। हालांकि बाद में उसको किसी दूसरे ने प्रोसेस किया और डेवलप किया, लेकिन पहली परिकल्पना इन्हीं के नाम से जाता है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। न्यूटन साहब ने एक तो गणितज्ञ थे, और गणितज्ञ होने की वजह से इन्होंने गणना करने के लिए जब इनको फिजिक्स समझने की जरूरत पड़ी तो इस आदमी ने कैलकुलस की रचना कर दी। और आम बात नहीं है कैलकुलस का रचना, बहुत जटिल चीज है और कई वर्षों तक इस पे काम करते रहे। तो इन्होंने कैलकुलस की खोज की, और सबसे फेमस और सुप्रसिद्ध जिसके लिए इनका नाम बच्चों के जुबान पे होता है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम इन्होंने दिया। उसके बाद आइंस्टीन ने क्या किया था, रिलेटिविटी दिया था, मतलब E इक्वल टू सापेक्षता का सिद्धांत जिसको कहते हैं, रिलेटिविटी ऑफ एनर्जी और मास और प्रकाश के लाइट के स्पीड में कनेक्शन कर दिया था, जिसको आप बोलते हैं E इक्वल टू MC। C लाइट है, M मास है और E एनर्जी है। चलिए, फिर हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, पढ़ा था ना, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां में हमने बताया था कि क्या होती हैं, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, वही तो है। वैसी क्वांटिटी, वैसी राशियां जिनका, या वैसा मैटर जिनका मेजरमेंट किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, वो क्या है, भौतिक राशियां हैं। हमने बताया था कि ये 3 तरह में कैटेगराइज्ड हैं। पहला फंडामेंटल भौतिक राशियां है ना, फंडामेंटल भौतिक राशियां जिसको आधारभूत या मूल राशियां बोलते हैं, वो 7 होती हैं। मैंने बताया था कौन कौन होती हैं मूल राशियां, कौन कौन होती हैं, लेंथ, मास,
टाइम, बोलिए, फिर ये एक था ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां था अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं पदार्थों की मात्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ठीक है, आइए आइए, कम इन कम इन कम इन, माफ कीजिए हम थोड़ा पहले शुरू हो गए, आप टाइम से हैं। ये सही में सीरियस समझ गई, इट्स ओके। चलिए चलिए, तो ठीक है, ये था आधारभूत राशियां, ये हमने इसका जिक्र कल कर दिया था। और आज फिर हमने ये भी कहा था कि 1971 में इसको डाला गया, सबसे लास्ट में इसको डाला गया, मोल को। 1971 में मेजरमेंट की एक कमेटी बनी थी और उसके बाद इस मोल को लास्ट में रखा गया था। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनके बदौलत फिजिक्स को समझा जा सकता है, जिनके बदौलत फिजिक्स में एंट्री ली जाती है। अगर ये नहीं होंगे तो आप फिजिक्स में चल भी नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मूव इन फिजिक्स if you don't have any knowledge about the fundamental physical quantity। आप नहीं चल सकते यदि आपके पास इनकी जानकारी नहीं होगी। दूसरा क्या होती हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं तो कर लीजिए इनके बिना कुछ भी, इसलिए मूल अधिकार नहीं, सॉरी, मूल राशियां हैं। दो और होती हैं, हमने बताया था, एक क्या होती हैं, संपूरक। तो संपूरक में हमने बताया था एक समतल कोण, हाँ बता रहे हैं, और एक हमने बोला था, जैसे इन तमाम चीजों के बाद ऐसे भी एक बेसिक चीज होती है जिसको प्लेन के एंगल में मेजर किया जाए। जैसे कोई जैसे थाली है, ठीक है, थाली के रेडियस हमको निकालना है। थाली है चपटा, मतलब ये प्लेन वाला है, और इसके बीच का एंगल आपको मेजर करना है कि इतने दूर में हम काट के कुछ भी बनाइए। आप फिजिक्स है तो आप कुछ भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं उसमें। तो इसको कैसे मालूम करेंगे, तो इसका क्या हम देंगे, कुछ भी इसका इंडिकेशन या इसके बारे में, तो इसी के लिए है संपूरक। मतलब फुलफिल करता है, दो चीज बच गया था एंगल के लिए। तो एक तो समतल के लिए एंगल, और दूसरा ठोस, जो अगर अर्थ ऐसे राउंड में है तो उसके बीच का अगर रेडियस निकालना हो या एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इन चीजों के लिए संपूरक राशियां दी गई। तो समतल कोण जिसको बोलते हैं रेडियन, किससे सूचित किया जाता है, इसको रेडियन बोलते हैं। और इसकी जो एसआई मात्रक होती है वो होती है RAD, स्मॉल से RAD। और ठोसीय होता है जिसको बोलते हैं सॉलिड, एस्टेरेडियन होता है, SR होता है इसका, ठीक है, एस्टेरेडियन, SR। क्या 2D और 3D क्या होता है, जब हम प्लेन की बात करेंगे तो ये 2D है। जब हम तीनों एक्सिस की बात करेंगे, जैसे कोई एक इमेज है जो इस तरह से डिजाइन की गई हो, ये 3D है। मतलब एक प्लेन का व्यक्ति X और Y, ये 2D है। जब चीजें उसके छाया वृत्त के साथ दिखाई जाए, मतलब अंदर की भी बात दिखाई जाए, तो वो है 3D, जिसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। और ये X एक्सिस, Y एक्सिस और एक आखिरी Z एक्सिस, ये होता है, ठीक है। तो 3D, इसको आप जो ठोस है ना इंटरनल के लिए, इसको पूरी तरह से आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 3D है, ये इंटरनल चीज है प्लेन की ही। बट कोई चीज फुटबॉल के आकार का हो या अर्थ के आकार का हो तो उसका जो एंगल निकालेंगे, जैसा ये ऐसा है तो इसके बीच में ना ऐसे कुछ निकाल के एंगल निकालते हैं। जैसे 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री आप अर्थ में पढ़ते हैं, वो इसके सेंटर से निकाला गया एंगल है, ना कि उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन अंदर की तरफ है।
हालांकि हम सर्कुलर मोशन चलेंगे तो उसमें बताएंगे। आपके सिलेबस के बाहर है 3D पढ़ना। ये कैलकुलस का एक विषय होता है 3D। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इसको, बट वो 12वीं और 11वीं का मैटर है, जो साइंस के क्षेत्र की बात करते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो हमने लिखवाए थे 8 भाग में फिजिक्स डिवाइड है, जो चैप्टर्स हमने लिखवाए थे उन्हीं तमाम चैप्टरों से आपके विषय में आपका पाठ्यक्रम यही है, आपका सिलेबस वही है। इतना ठीक है सभी को? इतना हमने बता, नहीं सर आप कल उपस्थित नहीं थी इसलिए, ठीक है, ये बहुत बेसिक, हाँ कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम कुछ बेसिक चीजें, बेसिक मतलब जो परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है उसका। पहला, प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक है, प्रकाश वर्ष को परीक्षा में पूछा, न जाने कितने बार पूछा है, हर एक स्टेट में। मतलब अगर मैं आपके सामने यहां हूं, अगर इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, तो ये मान के चलिए मेरे पास भारतवर्ष के 28 वर्ष के 20 साल पिछले हर एक राज्यों में हर एक एग्जाम के पूछे गए प्रश्न मेरे जुबान पे हैं, और मैंने उनमें से कुछ एग्जाम्पल ले भी आए हैं आपके लिए, ठीक है, अलग अलग पेपरों में जो इससे संबंधित है। तो अब हमने प्रकाश वर्ष कहा, तो प्रकाश वर्ष सबसे पहले तो जानिए क्या होता है। यह होता है एक वर्ष में निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब इससे 4 तरह से प्रश्न बनते हैं, मैं बता देता हूं। अब तक 4 ही तरह के प्रश्न पूरे भारतवर्ष में बने हैं इससे। 2800 राज्य की बात कर रहा हूं, तकरीबन सभी राज्य इससे प्रश्न बना चुके हैं, चाहे किसी यूपीपीसीएस का हो, एसआई का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, या और भी छोटे बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी। क्या प्रश्न बनेंगे वो बता देता हूं। सबसे पहले तो पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, ठीक है, तो 3.26 इंटू 10⁻15 मीटर, पहला तो ये पॉइंट बनेगा। और दूसरा बोलेगा कि बताओ प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष का पॉइंट बना लीजिएगा, यह दूरी का मापक है। मतलब ये समय से संबंधित नहीं है, उसमें ऑप्शन में रहता है प्रकाश वर्ष जब पूछेगा तो विकल्प देगा, क्या यह समय है? नहीं, समय नहीं, क्या है ये? दूरी है, क्योंकि मैंने लिखा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। दूसरी एक बात आपको ध्यान रखनी है, 3.26 इंटू 10⁻15 क्या? मतलब मैं क्या बोल रहे हैं आप? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? इतना ही होता है जितना हमने लिखा है, पारसेक होता है। अब पारसेक जब लिखेंगे तो उसमें प्रकाश वर्ष की बात कही जाती है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो उसका पावर 15 नहीं होगा, उसका पावर 16 हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, एक है खगोलीय दूरी, खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको, खगोलीय मात्रक। ये जानते हैं ये क्या है? ये भी दूरी है। अगर परीक्षा में पूछे कि खगोलीय मात्रक क्या है या ये किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा ये भी एक दूरी है, लेकिन ये किसकी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी के माध्य दूरी है, मतलब मीन टाइम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मीन डिस्टेंस।
सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अगर आपको इंडिकेट करना है तो खगोलीय, ये कितना होता है 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.4। ठीक, क्या हुआ बोलिए, संदेह है क्या? ये मैं उल्टा लिख दिया हूं क्या? बार बार आपको अच्छा 9 पॉइंट होगा इसमें, 467 इंटू 10⁻15 m। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 3.26 प्रकाश वर्ष पारसेक के लिए होता है, 10⁻16 मीटर। ठीक ठीक आप बोल रहे थे, ओके ओके। अच्छा इसी पे डिस्कशन कर रहे थे, चलिए चलिए ठीक है, इसको सही कर लीजिए। अच्छा इतना समझ में आया, दोनों दूरी है। अगर परीक्षा में पूछा, अभी प्रश्न दिखाऊंगा, आपको उत्तर देना है, मैं नहीं दूंगा, आप ही को उत्तर देना है। ठीक है, एक होता है पारसेक, पारसेक को पारसेक ही बोलते हैं। यह क्या है? सबसे बड़ी दूरी, मतलब मेजरमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर दूरी कोई है तो यही है। सबसे बड़ी दूरी को मापन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पारसेक का। ठीक है, इस पारसेक के बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन जब मीटर में लिखना है तो इसी को क्या लिखेंगे? 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये लिखेंगे किसका? एक पारसेक बराबर। अगर प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, मीटर में पूछे तो। ठीक है, इसको लिखिए। समझ में आ रही है फिजिक्स? अब एक बार प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो प्रश्न से कुछ चीजें डील होंगी, लेकिन प्रश्न की तरफ चले उससे पहले कल हमने आपको दिया था कि इसका डायमेंशन निकालने के लिए, तो मैं एक बार सिखा देता हूं आपको कि डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन और मात्रक हर जगह पर यूज होंगी। ठीक है, तो मैं इसे चेंज करूं। इतना गंभीर क्यों बैठे हो यार तुम? मतलब इतना शांति से भर जाता है ये क्लास, जैसे गांधी जी के समाधि पे विधवाएं बैठी हैं। अच्छा ध्यान से सुन रहे हैं, सजगता है ये। नहीं, इतना गंभीर बच्चे मुझे मिले नहीं कभी, मतलब अरे ठीक, अरे शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपको, बहुत। हाँ आए हाय, सही है। चलिए यही था ना? ठीक है, देखिए हमने कहा था कल कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये सेम कलर हो जाएगा, ये लो। चलिए, अरे भाई आपको नजर आ रहा है? हाँ ये है, ये तो टिकट है। चलिए ठीक है, देखिए देखिए देखिए, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो तो सबसे पहले क्षेत्रफल है।
क्षेत्रफल को लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब मुझे बताइए, मैंने कहा था कि बीमा निकाल के आइएगा। बीमा का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे है उसके एग्जैक्ट रूप में जब दिखाना होता है तो बीमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लेंथ है तो इसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो गया, मात्रक तो मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन जब इसका डायमेंशन की बात आएगी, डायमेंशन को बोलते हैं बीमा। तो लेंथ को क्या बोलते हैं? एल, ठीक है। और ब्रेड्थ चौड़ाई को भी क्या बोलते हैं? मतलब वो भी एक क्या है, लंबाई ही तो है। तो एल और एल क्या हो जाएगा? ये हमेशा कैपिटल में होता है। ये हो गया डायमेंशन। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है निम्न में से, तो आप बता सकते हैं। उसी तरह से वॉल्यूम का एरिया और हाइट है। तो एरिया का मतलब होता है एल इंटू बी पहले से। तो एल का क्या होगा? एल, और बी भी वही है। चौड़ाई मापना होता है तो बेसिकली आप क्या मापते हैं? लंबाई ही तो है, बट आप एंगल बदल के करते हैं। इधर से लंबाई किया तो इधर से चौड़ाई कर लेते हैं। ये आपके मानने के हिसाब से है चौड़ाई, बट है वो एक्चुअल में। तो ये भी क्या है? एल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एल स्क्वायर। और पहले से हाइट है, हाइट भी एक क्या है? लंबाई है। तो एम क्यू जब मिले तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा? ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, डायमेंशन समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। उसी तरह से इसको देखिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है। मास का मतलब है तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, और नीचे क्या है? आयतन। तो आयतन क्या होता है? एल क्यू होता है आयतन। आयतन एल क्यू होता है। तो आयतन को सबसे पहले तो एल क्यू लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? क्या हो गया इसमें? जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है। एक शेर सुन लीजिए जब तक ये काम कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे क्लास में यही सब चलते रहता है। मैं इसका विद्यार्थी रहा हूं और हूं भी। तो अच्छा, विद्यार्थी रहने से शेर का कोई मतलब नहीं है। जिसका इसमें इंटरेस्ट है वही कर सकता है। तो जो हुक्म देता है वो तालियां बजनी चाहिए, खुशी दिखनी चाहिए। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। और तू बेवफा है तो एक बुरी खबर सुन ले, तू बेवफा है तो एक बुरी खबर सुन ले, इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। आप ताली नहीं भी बजाइएगा तो मैं बजवा लूंगा। मुझे मालूम है कि आपको कहां क्लिक किक मिलता है। देखा, यह भी काम करने लगा। चलिए, तो डेंसिटी तो आपको यही से निकाल लीजिए ना। केजी है, मास है, मास को क्या बोलते हैं? एम। और एम क्यू का क्या होगा? माइनस है। समझ गए आप? क्या डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत? उसी तरह से अच्छा, माइनस क्यों लगा? इसको देखिए, केजी मीटर क्यू है। अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए कि मास को क्या बोलिएगा? केजी बोलिएगा। मास को यही लिख देता हूं ताकि समझ में आए। मास को क्या बोलिएगा? केजी। और नीचे वॉल्यूम है, मतलब ये, ठीक है। और वॉल्यूम को एम क्यू से बोलते हैं। क्यों? कि वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो तीनों लेंथ तो एल क्यू। तो यहां देंगे हम एल क्यू। अब इसको हम जब वैसे लिखेंगे सही करके, तो एल नीचे है तो प्लस में है। जब एल को ऊपर ले जाएंगे ना, तो बेसिक मैथमेटिकल ये एक्सपेंशन होता है। और ये कि केजी के साथ एल को लिख देते हैं, ठीक है। और केजी को क्या लिखते हैं डायमेंशन में? केजी क्या है? मास है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे? एम एल क्यू। तो यही हमने लिखा यहां पे। केजी को हमने क्या लिखा?
m और फिर क्या है पहले से एम क्यू है, मतलब एल क्यू, तो क्या है, समझ में आया? सभी को समझ में आया? हाँ, आप उदास क्यों, आपको समझ में आ रहा है? अब सब लोगों को समझ में आना चाहिए। और पूछिए, आप मुझसे जितना बार भी पूछिएगा, मैं एक बार भी ये नहीं बोलूंगा कि क्यों पूछ रहे हैं, 3 बार बता चुका हूं। आपका यही धर्म है और मेरा यही धर्म है, ठीक है? बस 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 बस, तो ये मास्टर का काम होता है कि 2 4 5 बता देना, बाकी घर पे प्रैक्टिस करना। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, और नीचे क्या है, समय। तो सबसे पहले बोलिए विस्थापन। तो विस्थापन का क्या होता है? डिस्टेंस है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो डिस्टेंस है तो मीटर, और समय है तो क्या, सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, मीटर क्या है? दरअसल लंबाई, लंबाई ही तो है, सब लोग बताइए, हाँ कि ना, लंबाई है। और नीचे फिर क्या है, सेकंड, तो नीचे टी, तो ये ऊपर ऐसे क्या हो जाएगा, एल टी माइनस। आपको यह ध्यान रखना होगा। अच्छा, जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है उसके लिए मैंने चार्ट बताए थे कि जिसका सेम हो सब कुछ, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये समान मात्रक भी है और समान बीमा भी है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हम चाल और वेग की बात करें तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। भार और बल की बात करें तो सेम होता है। प्लांक नियतांक की बात करें तो सेम होता है, ठीक है। किसी भी किताब में ये आपको इमेज मिल जाएगा, जो भी सामान्य किताब मार्केट में अवेलेबल है वहां से ये मिल जाएगा, ये याद करना है। अब डायमेंशन तो निकाल सकते हो, समझ सकते हो कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ध्यान में हो जाएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। एसआई मात्रक हम यूनिट पढ़ रहे हैं, तो इस ये कुछ देखना पड़ेगा आपको, जरूरी है, ठीक है। एक बार 2019 में एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किस मात्रक के साथ 0.39 से गुना करने पर सेंटीमीटर मिलेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। 0.39 इंच। तो आप सोचिए कि अगर ये बोलेगा कि किससे गुना करने पर, तो आप बोलेगा कि सेंटीमीटर से गुना करने पर क्या मिल जाएगा, मतलब इंच से अगर इससे गुना कर देंगे तो मिलेगा सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच, 0.3। तो ये ध्यान रखिएगा 0.39 का रिलेशन सेंटीमीटर से है, ठीक है। ये याद आ गया तो मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसको समझिए, इससे एक आध प्रश्न कभी कभी बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बन ही जाएगा, बट ये बेस, मैं वही पे आ रहा हूं। ये इसका, इस फॉर्मेट का सजाने का मतलब ही मेरा ऐसा ही है, ये बताएं कि इस तरह से प्रश्न है। मेरा पूरा क्लास जो मिलेगा आपको अरेंजमेंट में, एमसीक्यू के बेस्ट मिलेगा कि ये थ्योरी ऐसे बताया जा रहा है और ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। जैसे आप प्रश्न किसी भी टेस्ट सीरीज को आप पार्टिसिपेट करिए, आपको थियरी में और उसके प्रश्न पूछने में बहुत ज्यादा का अंतर मिलेगा नहीं, बल्कि 0 का अंतर मिलेगा, गैपिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो मैं लाइन से लिखा हूं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सीक्वेंस में पूछा जाएगा प्रश्न, क्योंकि आपको मालूम है ये किसी को याद हो सकता है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन वाला विद्यार्थी है तो रट सकता है, बट उसको यह भी तो देखना है कि याद के साथ साथ इसका दिमाग कितना चालू है। ये उल्टा सीक्वेंस दे देगा या इधर सीक्वेंस दे देगा, और 5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, या 3 देगा, 2 रहेगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ऐसा ही तो देता है। तो 3 में क्या करेगा कि लाइन से दे देगा, फिर कुछ में ऐसे दे देगा, और कहीं बीच से उठा के दे देगा, और लास्ट में 2 ऑप्शन तो फिक्स ही रहता है। तो ये आपको मैं पहले आगाह कर रहा हूं, इस तरह से पढ़िएगा आप, ठीक है। कैसे, सीक्वेंस में। जैसे 10 का पावर 1 हो, 10 का मल्टीपल, तो इसको बोलते हैं डेका, इसका सिंबल होता है डीए, ठीक है। 10 का पावर 2 हो तो इसको बोलते हैं हेक्टो, एच होता है।
10 का पावर 3 हो तो क्या होता है? किलो। इसको ध्यान रखना पड़ता है, याद है, सामान्य बात है, याद नहीं होता। ये बहुत बहुत बेसिक चीज है, बट याद नहीं रहता, परीक्षा में हो जाता है कंफ्यूजन। और मुझे ये पूरा इस बात का अनुभव है कि एग्जाम सेंटर में 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी आपको डायलेमा हुआ कि ये होगा कि ये होगा, तो ये मान के चलिए कि वो गलत होगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है और डायलेमा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पढ़ना है कि डायलेमा क्रिएट ना हो, और इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। ठीक है, और मेरे क्लास में चैप्टर से संबंधित पूछे गए तमाम प्रश्न भी मिलेंगे अभी। तो 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो बारी बारी से 3 का पहले पकड़ लीजिए, फिर 3 का पकड़ लीजिए। 3 का जो पहाड़ा होता है टेबल के, उसमें 15 से लेकर 18 में, तो 15 तक पेटा, 18 तो एक्सा, इसका जेटा और योटा इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप हेक्सा तक 18 तक याद कर लीजिए, ये बहुत है। ठीक है, अब इधर देखिए, जब निगेटिव में जाता है मामला, ठीक है, तो 10 का पावर -1 है। सीक्वेंस में ऐसे याद करिएगा, पेयर बना के। 10 का पावर -1 क्या बोलेंगे? एक बार मुझे मेरे साथ बोलिए, 10 का पावर -1 क्या बोलेंगे? 10 का पावर -2 क्या बोलेंगे? 10 का पावर -3, सब साथ में बोलिए। क्या? मिली, हां। और -6 का और -9 का? नैनो से 3 प्रश्न बने हुए हैं हाल ही में किसी किसी एग्जाम में। कैसे बने नैनो से? सुनिए, किया क्या था कि ऑप्शन में 9 नहीं लिखा था, लिखा था -7 सेंटीमीटर, और बाकी 3 में लिखा था मीटर, और उसमें यह भी लिखा था कि सेंटीमीटर में बताना है। लोग पढ़े, लिखा 9 मीटर, बस यही उत्तर है भैया। ये सतर्क रहना है, और मेरा काम यह भी है कि आपको आगाह करे कि कहां वो आपसे छल करेगा। अच्छा, ये मैं क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे ही काम कर रहा हूं। मेरा काम है प्रश्न को सेट करना, और मतलब एकाध नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने कितने हजार पेपर सेट किए हैं, चाहे वो दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो या यहां हो, मैं ही पेपर सेट कर रहा हूं। तो मुझे अंदाजा है, रोज किताब को छानना है, रोज पेपर सेट करना है, बच्चों को फंसाने के लिए, उलझाने के लिए साइकोलॉजी सेट करना है। कहां फंसेगा ये लड़का? इसलिए मैं बता रहा हूं, साइकोलॉजी एग्जामिनर का दिमाग वो कैसे सेट करेगा। 9 होगा आपके दिमाग में तो 9 है, और वो सेंटीमीटर के साथ खेल जाएगा आपसे। तो याद रखिएगा कि सेंटीमीटर क्या होगा? 7 होता है, 10 का पावर 7। मैं इस पे भी तो रोक सकता था, नैनो पे जाके देखिएगा, प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न किया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो नैनो 10 का पावर 9, 10 का पावर पिको 15, फेम्टो। ठीक है, बस इतना पर्याप्त है 18 तक। ध्यान रखिएगा, 3-3 का पेयर बना के आपको क्या करना है? 3 कलर यूज करना है, हाइलाइटर। 3 को एक साथ, फिर 3 को दूसरे कलर में, फिर, और ऐसे नोट्स पे होना चाहिए लिखित रूप में, जहां जहां बैठते हैं वहां चिपका लीजिएगा। हो गया, ये आगे बढ़े। अब मैं फिर बता रहा हूं, इससे प्रश्न बन भी सकता है और नहीं भी, मैं ये गारंटी नहीं कह रहा, लेकिन ये जान लीजिए कि यूनिट और डायमेंशन से एक प्रश्न बनेगा। प्रश्न शुरू करें? रेडी हैं आप? चलिए, डांट रही हैं आप, रुको मास्टर। अरे ये हो गया, चलें आगे। अरे बाप, पीछे जाना पड़ेगा। चलिए, यही प्रश्न है, आप जवाब दीजिएगा। एसआई यूनिट से है। शक्ति का मात्रक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। वाट ही होता है शक्ति का मात्रक। अगर आपसे पूछे विद्युत का शक्ति, तो शक्ति पूछ दिया, वाट ही होगा, क्योंकि एक बार पूछा है। आगे चलिए, विद्युत शक्ति आ गया, क्या होगा? नहीं है इसमें,
तो क्या होगा? उपयुक्त में से आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? अच्छा, व्यक्ति कितना हर्ट्ज में ही कितने में व्यक्ति सुन सकता है? कितने से कितने में? 20 से 20,000। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, सामान्य तौर से पूछे गए तो, और जैसे जैसे पूछा जा सकता है मैं बता रहा हूं। प्रकाश वर्ष है वह प्रकाश जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है? नहीं, वह, मेरे कान में प्यूरिफायर नहीं लगा हुआ है, मैं एक बार में एक ही आवाज सुन सकता हूं। क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में। वाह, ये तो बहुत आसान हो रहा है। ठीक है, हो गया? नहीं, अभी इसलिए आप बना पा रहे हैं क्योंकि चैप्टर चल रहा है। ये भी तो देखिए कि साइकोलॉजी का है, वही चैप्टर चल रहा है। 20 चैप्टर पढ़ा दूं तब पूछूं तो कंफ्यूजन होता। ठीक है, चलिए। हाँ, यही होता, अभी बताया था मैंने। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सेट नहीं किया है, ये निकाला गया प्रश्न है किताब से, इंटरनेट से, जो इस चैप्टर से संबंधित पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, पार्सेक मात्रक है दूरी का। प्रकाश की चमक का कितने लोग मारते हैं? मारे हैं भाई, आपको नहीं पता, मारते हैं लोग। जो जैसे वैसे बैठ गया परीक्षा में, अब देखेगा प्रकाश वर्ष, अरे ये तो सामान्य बात है। लेकिन आप तो अब पढ़ चुकी हैं, तो आपको पता है दूरी है ये। ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो ऐसे समझते हैं। एक नैनो, देखो आ गया ना, ये 1 नैनोमीटर बराबर ये होगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर में, अच्छा 7 क्यों होता है पता है? देखो 10 का पावर -9 है, तो ये तो मीटर में है, और तुम्हें इसे सेंटीमीटर में तब्दील करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 2, और 10 का पावर 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या होगा? 10 का पावर सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, वाह क्या बात है, प्रेम से बोलो एक बार। नहीं, कुछ और बोलने वाला था बट चलिए। एम्पियर मापने का क्या है? बताओ बताओ। विद्युत धारा। अच्छा, बाकी जो मात्रक है चैप्टर चलेगा, हर एक में ये बात हमको जिक्र करना होगा कि ये पहले तो राशि बताएंगे कि ये सदिश है क्या अदिश है, दूसरा में यही बताएंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या है, और तीसरा पॉइंट होगा कि डायमेंशन क्या है। फिजिक्स के पूरे चैप्टर में हर एक चैप्टर का डायमेंशन भी होगा, उसका एसआई यूनिट भी होगा, और उसमें यह भी बताया जाएगा कि यह राशि कौन सा है। तो आप चिंता मत करिए, यहां कुछ है बट पूरे फिजिक्स में यही पढ़ना है। 3 चीज तो बेसिक आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे मैं वर्क पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्क कौन सा राशि है, फिर बताऊंगा कि वर्क का एसआई यूनिट क्या है, फिर बताऊंगा कि वर्क का डायमेंशन क्या है। ये बेसिक 3 चीज आपको चलेगी। क्या है? एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, कार्य नहीं है ना, तो कार्य जूल ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम ठीक है, बल डी ठीक है। सुमेलित कीजिए, इसमें देखना है जूल। सुनो 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 सुनो, जूल है ना, तो जूल का कार्य है, और दूसरा वॉट, वॉट का धारा है। एम्पियर नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये वॉट का एम्पियर है, और फिर कैलोरी का, अच्छा ये तो, अरे यार ये 1 मिनट रुक जाइए, पीछे से मत बोलिए, मैं कर लेता हूं फिर आप सजा दीजिएगा। देखिए जूल है ए, जूल का होगा कार्य, अब है वॉट, बिना ये ना है एम्पियर, तो एम्पियर का होगा धारा कहां है? अच्छा, बी का होगा 1 धारा, अब है सी वॉट, सामर्थ्य को शक्ति बोलते हैं या पावर, यही तो बोलते हैं, ठीक है। तो सी का 2, फिर क्या है? डी वोल्ट, विभवांतर, वोल्टेज ही होता है विभवांतर, विभव का अंतर, वोल्टेज बोलते हैं इसको। डी का 4, कैलोरी का ऊष्मा हो गया, ई का 5, तो कौन सा है? ए का 3, बी का 1, ये
समझ गए? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी तो फटाफट बता रहे हो, और यही ऊर्जा और यही विश्वास एग्जाम में होना चाहिए, क्योंकि अब उस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है उसी मोड में, तो आपको होना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूं, डायलेमा नहीं, जो होगा उसे ईश्वर भी नहीं टाल सकता, इतना विश्वास करना है। मैं जानता हूं यही सत्य है भाई, एग्जाम में डायलेमा क्रिएट नहीं करना। और ये भी है, अच्छा होता है, मैं कितना भी बोल दूं आपसे, एक एक आध प्रश्न में, 2-3 प्रश्न में ये होगा आपसे, तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है? प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट वाला 11 पे पहुंच गए हम लोग। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए जल्दी से। नॉट जहाज के चाल की माप है, सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी है, यह भी सही है। मतलब क्या है ये, सुन लीजिए। जहाज की चाल जब मापा जाता है तो नॉट में मापा जाता है, ठीक है? नॉट में। नॉटिकल मील एक दूरी है, जब जहाज चलती हैं तो समुद्र में उसकी दूरी मापने के लिए, तो उसमें जो प्रयुक्त दूरी का इकाई है उसके लिए नॉटिकल मील बोलते हैं, समुद्री नौ संचालन के लिए। फिर उसके बाद एंगस्ट्रम है, तरंग दैर्ध्य की मेजरमेंट है। तरंग दैर्ध्य मतलब वेब लेंथ, तो लाइट का वेब लेंथ। आप समझ पा रही हैं? पक्का? ठीक है, कहीं नहीं समझ में आए तो बेहिचक ये पूछ लेना है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ चीजें चेहरा भी बयां करता है, ठीक है? तो नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी के इकाई को नॉटिकल मील बोलते हैं। हाँ, तो नॉटिकल माइल दूरी है वो कितना, तो समुद्री की दूरी है ना, समुद्र में दूरी मापना है तो किलोमीटर में तो मापोगे नहीं, तो किस में मापोगे? वही है यूनिट। अब तुम नौ संचालन कहां करते हो भाई? जमीन पे कि एयर में? पानी में ना। हाँ, अच्छा, तुम कह रहे हो कि दूरी कितना से कितना, तो 12 किलोमीटर 24 किलोमीटर नॉटिकल माइल होते हैं, वो आपके क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेयर में आते हैं। हाँ, तो ठीक है, वो दूसरा बात है। हर खुरपी के गीत गई ब हसुआ के बिया में। एंगस्ट्रम इकाई किसका है? किसका है बताइए? तरंग दैर्ध्य की। एंगस्ट्रम 10 टू द पावर, एंगस्ट्रम का कितना होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -2। हो गया? तो ये हमारा प्रश्न था कि इस तरह से, क्या आपको एसआई यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में कोई दिक्कत है? इसी तरह से प्रश्न बनेंगे, ठीक है? और आपका काम क्या है? तो गूगल पे जाइए या कोई किताब है तो किताब जाइए, इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न मिले उसको करिए, कोई दिक्कत? अब हम आगे चैप्टर शुरू करें, वेक्टर और स्केलर, यही तो दूसरा। सिग्निफिकेंट फिगर और सामर्थ्य एक सामंगतता होता है। देखिए, ये जो बोल रही हैं ये क्या है? ये बोल रही हैं कि अगर मैं एक नया चैप्टर ये ले लूं, जैसे मैं बोलूं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो ये त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। तो मैं इसको 10 भी तो मान सकता हूं। ये एक राउंड फिगर वाला बात है, तो वही फिगर है वो, ठीक है? समझ गए? सामान्य ये कई कई किताब बोलता है कि आप इतना भी मान सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट को फिगर बोलते हैं, ठीक है? जो आप जिसका चर्चा कर रही हैं वो यही है। शुरू करें? अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के जो 2 टाइप हैं, हमने बताया था। फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं भौतिक। कौन कौन से था? स्केलर, और दूसरा क्या था? अच्छा, इसको बोलते हैं सदिश राशि, और इसको बोलते हैं अदिश राशि। नाम से ही पता चल रहा है, अ प्रीफिक्स लगा दिया मतलब दिशा नहीं है। इसका मतलब क्या है? दिशा या डायरेक्शन लेस, और इसका मतलब होता है विद डायरेक्शन।
अब थोड़ा सा डेफिनेशन सुन लीजिए, अगर अब वैसे सुनना है कि आपको डेफिनेशन सर बताइए, तो पहले इंग्लिश में बोल देता हूं और फिर हिंदी में बोल देता हूं. दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है. तो वो क्या है? डायरेक्शन लेस होता है. इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड. मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे केवल परिमाण. परिमाण का मतलब होता है जैसे 5 किलोमीटर, तो ये जो 5 किलोमीटर है ये परिमाण है. लेकिन जब मैं बोलूंगा कि 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, तो जो पूर्व की ओर लग गया ये क्या है? दिशा लग गया. तो डायरेक्शन लेस या ओनली मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या इसको दिशा दिशा तथा परिमाण दोनों. दिशा. अब आप कहिएगा कि सर ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी? मतलब फिजिक्स में कैटेगराइज्ड कर दिया गया. तो 3 कैटेगरी मिला. पहला मूल राशि का, जो फिक्स है वो होता है काउंटिंग में 7. दूसरा वैसा कैटेगरी बनाया गया कि तमाम फिजिक्स में उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी वैल्यू की जाएगी, उसमें दिशा नहीं होगा. तो बिना दिशा वाले को अलग कर लिया गया. फिर एक ऐसा कैटेगरी बनाया गया जिसमें दिशा के साथ सबको मेंशन किया गया. तो 3 इससे क्या हुआ? आसानी मिलेगी. जैसे दवा के दुकान में कोई अनजान व्यक्ति जाएगा और उससे पूछेंगे आपकी भैया ये दवा दे दो, दे पाएगा अगर अनजान व्यक्ति होगा तो. लेकिन जो उसमें काम करता है, इतना दवाई के बीच में वो जाके वही दवाई निकालेगा. बोलिएगा कि दर्द का दवाई, सर दर्द कर रहा है दवा दीजिए, तो वो जाके वहीं से निकालेगा और आपको दे देगा. मतलब कि उन्होंने कैटेगराइज्ड कर रखा है आसानी के लिए. तो ये आप इसको ऐसे हम करके, और कैटेगराइज्ड किया भी जा सकता है पढ़ने के लिए. ठीक है, समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. अब हम जो प्रश्न पूछा जाता है वो बता रहे हैं. प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन से स्केलर हैं या अदिश राशि है, और निम्न में से कौन सदिश राशि है. यही पूछा जाता है. ठीक है, तो एक एक करके लिखें. सबसे पहले अदिश राशि के कुछ बातें लिख लेते हैं. अदिश राशि इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. अदिश राशि, अदिश राशि में क्या आ सकता है? क्षेत्रफल, एरिया जिसको बोलते हैं. और क्या आ सकता है? दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं. और क्या आ सकता है? दूरी, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं. और क्या आ सकता है? द्रव्यमान, मास. और दाब, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, टाइम, और आयतन. बहुत बढ़िया. ये चीजें आप समझ रहे हैं, इसमें दिशा नहीं है. जैसे क्षेत्रफल है, क्या दिशा है? लेकिन ध्यान रखिएगा क्यों क्षेत्रफल पहले दिया, इसका रीजन है. एक प्रश्न इससे भी पूछा गया है. क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा अदिश राशि नहीं है?
और उसमें क्षेत्रफल है, बट उसमें पहले लगा दिया विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र आ गया बट वो विद्युत का है। हाँ, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको अवेयर रहना है यहां ऐसे चीजों पे। मैं क्षेत्रफल कोई एरिया नहीं है, एक क्षेत्रफल है, इसमें कोई दिशा है भाई, क्षेत्रफल है। ये जरूर है कि ये क्षेत्रफल उस दिशा में है, तो वो उस दिशा में जो है ना उसका लोकेशन बताया जा रहा है, ना कि उस क्षेत्रफल का दिशा है कोई। ठीक, तो ये दाब, प्रेशर, प्रेशर का भी कोई अपना दिशा डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर है। किस दिशा में प्रेशर है ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं। उसी तरह से दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है किसी भी दिशा में, मतलब अगर मैं मूव कर रहा हूं, गति में हूं तो है, बट मेरे वेलोसिटी, मेरे स्पीड को अगर बताया जाएगा कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, बट मेरे द्वारा तय की गई दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। अगर दिशा हुआ तो वो दूरी नहीं रहेगा, फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ पा रही है बात? उसी तरह से द्रव्यमान, मास का कोई दिशा नहीं होता। मेरे अंदर है द्रव्यमान, तभी तो मतलब मैं बोल पा रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका कोई दिशा नहीं। आपके कॉपी है उसका क्या दिशा है? ठीक, उसी तरह से समय का और आयतन का कोई दिशा नहीं है। तो जब हम वेक्टर देखेंगे, नहीं, ध्यान से सुनिए, दूरी आप जा रहे हैं किसी दिशा में, दूरी तो तय कर लिया आपने, उसका क्या दिशा? कहां तापमान लिखे हैं? हां, तापमान का भी कोई दिशा, टेम्परेचर, आप खुद भी सोचिए जिसमें दिशा, टेम्परेचर का क्या दिशा दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोला। हाँ, आप कह रहे थे दूरी, दूरी का आप थोड़ा सा ऐसे अपने आप को छोड़ के देखिए कि मैंने यहां तक चला, तो ये दूरी मैं इधर चल रहा हूं ना, बट ये जो दूरी है इसका क्या डायरेक्शन है? अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब है कि कहीं तीर लगा हो, इस डायरेक्शन में जा रहा है मामला, यहां नहीं है कुछ भी। अगर मेरे साथ ये जोड़ दिया जाए कि आप इस दिशा में गए, तो वो दूरी नहीं होगा, फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं विस्थापित हुआ ना, है ना? देखिए, इसलिए कि मैं यहां से चला, यहां आया, इधर गया, फिर घूम के यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जो विस्थापन है वो वही है, जीरो हो गया। बट मैंने चला, अब कैसे कैसे गया ये आप मेंशन करिएगा तभी, वरना दूरी तो दूरी है किसी दिशा में। तो दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। अगर आप दूरी के साथ दिशा जोड़िएगा तो वो हो जाएगा विस्थापन। ठीक उसी तरह से जैसे आप स्पीड में दिशा जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी, वेग हो जाता है। कोई दिक्कत? आइए इसको लिखिए जरा, क्षेत्रफल पे ध्यान दीजिए। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र ये है, दिशा इसमें होता है। अच्छा, जब भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा मान लीजिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कैसे समझेंगे कि वेक्टर है? इसके ऊपर एरो लगा रहता है। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा एरो लगा रहता है दिशा बताने के लिए। तो आज के बाद हम जब भी लिखेंगे तो हर एक चीज पे हम डायरेक्शन मेंशन कर देंगे। तो विद्युत क्षेत्र, और कोई फील्ड है? अच्छा, इसमें वोल्टेज भी डाल सकते हैं जिसको बोलते हैं विभवांतर वोल्टेज। हाँ, अगर बोलेंगे विद्युत क्षेत्र तो उसका तो हो गया। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक, हाँ चुंबकीय क्षेत्र, तो क्षेत्र आ गया ना किसी चीज का फील्ड, तो भाई फील्ड वो अपना डायरेक्शन खुद ही तय कर लेता है कि मैं इतना दूर में हूं, ये डायरेक्शन है मेरा। तो जब भी आएगा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि। अच्छा, बल, वेग, चाल इधर लिख सकते हैं, स्पीड जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल, और वेग
वेग में दिशा होगा तो चाल में दिशा जैसे ही ऐड करोगे क्या होगा। अच्छा, कभी आपने देखा है 40 किलोमीटर स्पीड, बस इतना ही लिखा रहता, बोलता इससे ज्यादा जाओगे तो खतरा है। तो दिशा थोड़ी बता रहा है, वो बता रहा है मैग्नीट्यूड, परिमाण कि इतना स्पीड है। अब जब बोलेगा, अब आप उसमें ऐड कर दीजिएगा 40 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेग। वेग के साथ एक और होता, अच्छा बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोर्स। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसके बाद त्वरण, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अच्छा, वेग, संवेग भी होता है एक। जैसे कोई बैट्समैन अगर बैटिंग करता है तो गेंदबाज कैच लेता है तो खींचता है थोड़ा सा कि चोट ना लगे। आप डायरेक्ट रोक लीजिएगा तो चोट लग जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आप गति के साथ चलेंगे तो थोड़ा सा धीरे हो जाता है, वही है संवेग। इसको बोलते हैं मोमेंटम, इसको पी से सूचित किया जाता है, मोमेंटम को पी से सूचित किया जाता है। एक होता है आवेग, आवेग को बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स। एक होता है टॉर्क, नहीं समझ रहे टॉर्क। दरवाजा खोलते हैं कभी, हाँ, वो दरवाजा को आप कुंडी देखिएगा, मतलब बंद कैसे होता है दरवाजा, आखिरी छोर पे कुंडी रहता है ना। मान लीजिए कि जहां उसका क्लिप लगा हुआ है, जहां से वो टर्न लेता है, उसको पकड़ के आप खींचिएगा, खिंचाएगा नहीं, दम लगेगा ज्यादा। तर्क वही है, डिस्टेंस पे काम करता है। बहरहाल जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे। इतना आप समझ गए, ये जो बेसिक चीज, जो दिशा और जिसमें दिशा नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे हम चैप्टर में चलते जाएंगे और उसका नाम बताते जाएंगे कि भाई ये अदिश है कि सदिश है। अभी तो फिलहाल जितना है सामने वो देख लीजिए, बट हम चैप्टर में जैसे एंटर करेंगे, हर एक चैप्टर में मुझे मेंशन करना होगा कि ये कौन सा राशि है। आपका भी धर्म है। जैसे मैं भूल गया, एक शेर सुनिए भूल गया से। जैसे मैं मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, मैं भूल गया, तो आपका काम क्या है कि सर इसका कौन सा राशि है बताइए जरा, ये पूछ सकते हैं। हर एक चैप्टर में ये बात बताना पड़ेगा कि ये तीन चीज मैंने बोला था कि ये एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, और ये कौन सा राशि है, ठीक है। मैं बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। मैं बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। कहीं भूल जाऊं तो तुम याद दिलाते रहना, ठीक है। ऐसे मत मरियल की तरह तालियां बजनी चाहिए, जो महोत्सव होना चाहिए, ऐसा खुश मिजाज माहौल। नहीं, संसद भवन में नहीं बैठे हो, मतलब खुशी का फव्वारा होना चाहिए। सुनो, तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूं, और तालियां फिर बजनी चाहिए, मतलब मुझे जीवित नजर आना चाहिए, मजा। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुश रखना मेरा काम है और पढ़ाना मेरा काम है, मोटो यही है। तुम्हारे रास्ते में मिट्टी के घर नहीं आता, तुम्हारे रास्ते में मिट्टी का घर नहीं आता, इसलिए तो मैं तुम्हें नजर नहीं आता। अभी बचा है भाई, अभी तुम्हारे रास्ते में मिट्टी का घर, ये अभी, अच्छा यही बात मैंने कल ही बोला था, बिना टाइम पे काम ऐसे नहीं, सही वक्त जरूरी है। तुम्हारे रास्ते में मिट्टी का घर नहीं आता, इसलिए तो मैं तुम्हें नजर नहीं आता। अब वो जमाना गया जब मोहब्बत थी जान की बाजी, वो जमाना गया जब मोहब्बत थी जान की बाजी। अब कोई किसी से बिछड़ जाए तो मर नहीं जाता। बस बस ये लग रहा है कि दिल को छू गया है ना, ये दिल पे गया है। चलिए अब आ जाइए, कम बैक टू द पॉइंट। ऐसे खिलखिलाते रहिएगा तो पता है क्या होगा, न्यूरॉन्स काम करते हैं आपके, आपको अंदाजा नहीं है, रोज तकरीबन 10 बिलियन न्यूरॉन्स मर जाते हैं। खुश रहिएगा, बचे रहेगा, याद, यादाश्त, मेमोरी, ये सब ठीक रहता है। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और लोगों को हंसाइए भी। वाण्य एका समलं करोति, संस्कृत में एक श्लोक है, वाण्य एका समलं करोति, प्रिय वचन बोलिए, यही मनुष्य को सुंदर बनाता है। वाण्य एका, हाँ फिर कभी आइए, मौका मिलेगा। चलिए अब ये हो गया फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी हमने कर लिया, सदिश अदिश कर लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे आगे, जो चैप्टर हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अब वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, तो थोड़ा सा समझेंगे। हां, स्पीड, स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल। तो सोचिए कि एक चाल से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। जैसे मैं चल रहा हूं तो देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहला काम मैं दूरी तय करूंगा। अगर कोई चाल बता रहा है तो हाँ ठीक है, ये भी आएगा। मतलब चल पा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि घर्षण लगेगा, बट एक जो बेसिक चीज है कि अगर कोई चीज मूव करेगा तो पहला काम यही होगा कि वो दूरी तय करेगा। दूरी तय करने के बाद अगर वो अपना जगह अगर चल रहा है तो जगह भी छोड़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है। तो चाल से क्या मिलता है? पहले तो चाल देखिए क्या है। एक यूनिट टाइम में तय किया गया दूरी, हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिटरी टाइम, या कोई डिस्टेंस कवर किया जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई डिस्टेंस तय किया गया तो वो बोलते हैं स्पीड। ये सामान्य बात है, बेसिक बात है। अब जब ये किया जाएगा तो एक चीज होगा इसमें, क्या? दूरी तय की जाएगी। तो दूरी पर हम आएंगे तो पहले अभी हमने बताया था ना कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि स्पीड है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड का मात्रक पूछेंगे कि मात्रक क्या होता है स्पीड का, बताइए। क्यों? इकाई समय में तय की गई दूरी, तो दूरी को हम क्या बोलेंगे? मीटर। और चूंकि समय है, इकाई समय का मतलब होता है पर सेकेंड, तो ये हो गया मात्रक, मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो हम मात्रक पढ़ लिए, और दूसरा अब लिखेंगे डायमेंशन। किसका? स्पीड का। क्या होता है बीमा? तुम ही बताओ। एम क्या है? एम क्या है? मास, सॉरी डिस्टेंस, मतलब लेंथ है। लेंथ है ना, मास होता तो केजी होता है, लेंथ तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ? एल। और एस है, एस माइनस, तो एस क्या है? टाइम, तो टी माइनस। तो इसका डायमेंशन भी हम यही लिख लिए। समझ में आया डायमेंशन? तो मात्रक और डायमेंशन। अब लिखेंगे तीसरा बात, ये कौन सा राशि है? तो राशि कौन सा है बताओ? तो ये अदिश राशि है। अदिश, इसको बोलते हैं स्केलर। 3-4 फैक्ट हो गया। अगर स्पीड से कोई इस तरह से प्रश्न बनता है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। पहले मात्रक क्या है, दूसरा राशि कौन सा है, और बीमा क्या है। ऐसे ही हर एक टॉपिक के साथ हम करते चलेंगे। जो 4-5 फैक्ट निकल के आते हैं वो पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, काम खत्म। और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर वही काम करेंगे जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं पूरे भारतवर्ष में अलग अलग एग्जामों में, वो चुन के ले आएंगे, फिर आपसे करा देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में समझ में नहीं आए उस चैप्टर से संबंधित है तो आप मेरे पास आइए और दागिए, मास्टर ये बताओ पढ़ाए हो और हमें समझ में नहीं आया। तो हमारा धर्म बनता है कि हम आपको बताएं। चलिए आगे बढ़े। तो बोला भी कीजिए, बोला भी जाता है। तो ये तो स्पीड था। तो स्पीड में और क्या समझेंगे? स्पीड तो वही है कि पर यूनिट। अब स्पीड से जो निकला वो क्या निकला? दूरी। मतलब इस चैप्टर में क्या होता है कि सब कुछ दे देता है, बट आपको समझना है कि स्पीड से ही ये निकला है, दूरी ऐसे नहीं निकलेगा।
आप गति में होंगे, चलेंगे तो दूरी तय की जाएगी आपके द्वारा। तो दूरी, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया वही पथ, रास्ता, तय किया गया रास्ता या तय किया गया पाथ को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय में तय की गई दूरी, या वही है पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है? बहुत आसान भाषा में, ये परिभाषा नहीं पूछेगा, बस आपको समझना है कि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, तो दूरी में फिर वही बात, सबसे पहला इसका एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई यूनिट, दूरी है तो क्या होगा? मीटर होगा। मीटर। दूरी के बाद एसआई यूनिट के बाद क्या पूछेंगे कि भाई क्या है ये? तो इसका डायमेंशन क्या होगा? बीमा। तो डायमेंशन क्या होगा बताइए? तो डायमेंशन मीटर है ना, ये दूरी है मीटर, तो मीटर का क्या होगा? लेंथ है एल। और राशि, राशि क्या है? स्केलर। अच्छा, अभी एक एक लाइन में चीजें चल रही हैं, धीरे धीरे चलेंगे आप। अभी फिजिक्स के अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि मतलब, तो इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट नहीं करना चला रहे, इतना आसान पूछता है, ऐसे ही पूछा जाता है, पूछा जाएगा तब आप उस तनाव में, उस मनोस्थिति में होते हैं कि आपको टफ लग जाता है। और हमने प्रश्न दिखाया था, कोई टफ प्रश्न नहीं था आपके इसी 1 साल 2 साल और 3 जो टियरी 1 टियरी 2 टियरी 3 का जो मैंने प्रश्न 8-10 दिखाए थे फिजिक्स के। अब मायोपिया सीधा सा प्रश्न था, उसके पहले था वो मरकरी वाला ट्यूबलाइट, वो सीधा सा प्रश्न था, उस चैप्टर का बहुत आसान चैप्टर है। अब इस चैप्टर में ऐसे ही थियरी है, तो हम इसको एक हायरार्की में पढ़ते चलेंगे ताकि बोझ न लगे और टफ न लगे, आसान लगे, एक सामान्य भाषा के साथ। राशि क्या है? स्केलर। और क्या इसमें है? दूरी हो गया। जब ये राशि अदिश है तो भाई, अच्छा अब आपको समझना है कि क्या दूरी जीरो हो सकता है? डिस्टेंस तय किया गया जीरो हो सकता है? नहीं। अब यही एक प्रश्न पूछा था पहले, यूपीपीसीएस 2009 में पूछा था यह प्रश्न। क्या पूछा था? अब चूंकि दूरी जीरो नहीं होता है लेकिन डिस्टेंस जीरो हो सकता है, ठीक है, तो दोनों का नाम लिख के प्रश्न किया था कि डिस्प्लेसमेंट ये जीरो होगा और दूरी जीरो नहीं होता है। तो उसने किया था ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट और दूरी, मतलब ऐसा ही कुछ प्रश्न बनाया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है वो, बट उनको रेशियो में करके जीरो के बराबर कर दिया था, कुछ ऐसा जिसमें भी ऐसा बन रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि दूरी जीरो नहीं होता है। जब हम इस पे प्रश्न ले आएंगे तो वो प्रश्न आ जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। दूरी जीरो नहीं होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। चलिए, अब दूरी हुआ, तो जब दूरी कोई तय करेगा इसका मतलब है कि एक जगह से वस्तु दूसरे जगह पे जाएगी, तो क्या होगा? विस्थापन। तो क्या होगा? विस्थापन। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूं, मतलब अगर कहीं एक शब्द भी दिक्कत आ जाए आपको कि ये सर टर्म नहीं समझ में आया, बेहिचक पूछिए, क्योंकि भाषा बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए। और मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिख रहा हूं, तो कभी कभी क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि पहले हिंदी लिख देता हूं, किसी किसी का पहले इंग्लिश लिख देता हूं। तो चूंकि ये इंग्लिश का बैच है इसलिए कोई भी भाषा पहले लिखा जाए आप उससे नाराज नहीं होंगे कि मेरा वाला भाषा नहीं लिखा मास्टर ने, पहले नहीं बाद में लिखा। तो विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे?
मतलब यही है, बट इसमें दो चीज हो जाता है। इसमें विस्थापन का मतलब होता है कि कितना तय किया है, वो मतलब नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह पे वस्तु कितना, जैसे इस बेंच को मैं खींचूं तो खींचने के बाद कितना इधर आया, ये जैसे एक रेलवे ट्रैक से जाइएगा तो रेलवे जितना दूरी पे, जैसे साउथ जाना है, चेन्नई आपको जाना है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पे, तो आप ट्रेन के रूट से जाएंगे तो भाई आप जैसे जैसे ट्रैक है वैसे जाएंगे तो वो आपका डिस्टेंस हो गया। बट आप फ्लाइट से आएंगे तो तकरीबन 1.25 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, आपको पटना उतार देगा वो। मतलब वो जो आप जमीन से गए थे और वो उड़ के आया तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पूरा किया, चेन्नई से नॉर्थ बिहार पटना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं कि ये किसी ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां चला और यहां आना है और वो ऐसे ऐसे चल के आ रहा है, गया इधर बोरिंग वोरिंग रोड घूम के आया, इधर यहां आया, अब इतना चल के आया है, ये हो गया उसका दूरी, डिस्टेंस। बट अब तो मामला तो यहां डिस्प्लेसमेंट का है ना, क्या है मामला? तो हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहां से लेंगे और ऐसे चिचिन खींच देंगे। चिचिन समझ में आता है? लाइन। तो हम बोलेंगे कि दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, जहां से चलना शुरू किया है और जहां खत्म किया वहां से सीधे एक लाइन खींच दीजिए, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। तो अब चूंकि आपको दो चीजें मिला, एक जहां से शुरू किया था चलना और एक जहां पहुंचा है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगा और उसका दिशा होगा कि इधर से जा रहा है, इधर गया हो तो इधर थोड़ी, इधर गया है तो इधर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये दिशा के साथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? तो हम इसको डेफिनेशन बोलेंगे कि शॉर्ट, हां, शुरुआती, और इंग्लिश में लिखें या हिंदी में? शुरुआती बिंदु तथा बीच का सबसे छोटी दूरी। या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यह भी बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, निम्नतम या न्यूनतम दूरी। ठीक है, यह भी आप लिख सकते हैं, जो भी भाषा आपको जुड़े वो लिख लीजिए। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मुझे बता दीजिए, क्योंकि इसमें दिशा है इसलिए क्या होगा? राशि। राशि क्या है? सदिश। अच्छा, इसका एसआई मात्रा क्या है बताइए? मीटर। ये भी दूरी ही है तो क्या होगा? मीटर। और इसका डायमेंशन क्या होगा? तो अब यहां से याद रखना है कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन और मात्रक दोनों सेम होता है। कोई दिक्कत? हिंदी बोल रहा हूं। मीटर और लेंथ, जैसे मैंने कहा कि दूरी का और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन का जो एसआई यूनिट होता है वो, और जो बीमा होता है डायमेंशन, वो दोनों समान होता है। विस्थापन दूरी ही तो है, दूरी ही ना। बट इतना ध्यान रखना है कि ये क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी जीरो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दूरी और विस्थापन हमेशा एक के बराबर या एक से अधिक होगा, ये वाला दोनों का रेशियो। ठीक है, अब आगे हम, अच्छा ये कैसे होगा अब आगे की क्लास में करेंगे जिक्र। टाइम पर्याप्त हो चुका है, दोपहर का समय है, भूख प्यास नहीं लगा है? लगल है।
ठीक है, चलिए फिर तो आज, हाँ ये अभी लिख लीजिए, दूरी और विस्थापन का। अच्छा चलिए इसको हम कल ही बताएंगे आपको, हम इसको कल ही बताएंगे आपको, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी इतना क्लियर है आप लोगों को? रेशियो वाला बात हम कल आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे कैसे क्या मामला होता है। अब हम इसका अंतर लिख लेंगे, अभी नहीं, मतलब अगले क्लास में। और फिर हम जब अगला चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, राइट? क्लास समझ में आ रही है सबको? पक्का? चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल। अरे धन्यवाद। हो गया? हाँ एमसीक्यू बनाइए।